हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम म्यूनसिपैलिटी से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ना, तो म्यूनसिपैलिटी से जुड़े प्रश्न जो है ना, इसके कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस के ऊपर मतलब अक्सर पूछे जाते हैं, और वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पीटी प्लस मेंस में से जुड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो लाइक एनडीए, सीडीएस, सीपीयू, एसएससी, इसके जुड़े प्रश्न मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस पे ही इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर कंटेक्स्ट की बात करें ना, तो मीनिंग ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, खासकर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके फीचर्स को देखेंगे जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। इसके 12 शेड्यूल्स इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स जो है, म्यूनसिपैलिटीज़ को रिवेन्यू कैसे जनरेट होती है, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर हम विस्तार से चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा टॉपिक, म्यूनसिपैलिटीज़। देखिए, किसी भी देश के विकास में ना सबसे जरूरी जो है वो लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है। और यह तभी मजबूत हो सकता है जब शासन के हर एक लेवल पे ना स्थानीय लोगों का जो लोकल लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो सुनिश्चित हो सके। यानी कि लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने की जो बातें हैं ना, वो संविधान लागू होने के बाद से ही शुरू हो गई थी। भारत में शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, इसका जो मीनिंग है वो अर्बन एरिया के लोगों के द्वारा चुने प्रतिनिधि यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनी सरकार, और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र उन स्पेसिफिक अर्बन एरिया तक सीमित है जिससे मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसके उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसके मॉडर्न इंडिया आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक इंडिया, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान अर्बन लोकल गवर्नमेंट के संस्थान की जो इंस्टीट्यूशंस के अस्तित्व वो सामने आया था। और इस कड़ी में जो पहला प्रयास था वो 1688 में जो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था, वो कहाँ था, मद्रास में था। इसके बाद 1726 में बम्बई और कोलकाता में भी नगर निगम की स्थापना हुई थी। इसके बाद इस कड़ी में आगे जो था 1870 यानी कि 1870 में मेव रेजोल्यूशंस ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब फाइनेंस के ऊपर था, वो एक डिसेंट्रलाइजेशन की कड़ी में था जो लोकल गवर्नमेंट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। रिपन रेजोल्यूशंस की बात करें ना, रिपन रेजोल्यूशंस 1882, इसमें क्या था ना, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ना इस प्रोविज़न को मतलब मैग्ना कार्टा के तहत इसको देखा गया था। इसको मैग्ना कार्टा कहा गया था, किसे, रिपन का जो रेजोल्यूशंस था 1882 को। और रिपन जो है ना, इनको जो है इसको को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर कहते हैं, रिपन को स्थानीय शासन के जनक यानी कि पिता कहते हैं। इसके बाद है 1990 में, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान प्रांतों में लागू की गई जो द्वैध शासन जो था, उसके अंतर्गत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को के विषय को इसके अंतर्गत ला दिया गया था। मतलब जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांत में लागू की गई जो द्वैध शासन थी, डबल जो शासन व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत उसके अंडर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके विषय को इसके अंदर मतलब इसके अंदर जोड़ दिया गया था। आगे इसकी बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इसके द्वारा जो प्रोविज़न किया गया था, मतलब इसके प्रोविंशियल ऑटोनोमस यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट के डिक्लेरेशंस कर दिया गया था। मतलब इसके तहत जो इसके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशंस क्या है इसको समझते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं अगस्त 1989। ये समय था, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे।
उस समय 65th कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट जो था, मतलब बिल जो था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे? लोकसभा में। और क्यों? इसका उद्देश्य जो था वो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा इसके कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशंस पर परामर्श करके इसके जो पावर है ना उसको पावरफुल बनाना, या इस और यह बिल जो है लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन जो है मतलब यह बिल जो है लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। कौन सा बिल? 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था, और किसके टाइम पे था? राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम। फिर आया वीपी सिंह सरकार के टाइम, और ये कब था? सितंबर 1919, सितंबर 1990। इसमें क्या था? एक रिवाइज नगर पालिका बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। यह लोकसभा में पेश तो हुआ, बट ये पास नहीं हो पाया। उससे पहले इनकी गवर्नमेंट जो है गिर गई, और इसके साथ ही यह बिल भी गिर गया, मतलब ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर एक और समय आया, और वो था साल 1991, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। इसमें क्या था? इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर से एक बार मॉडिफाई म्युनिसिपल जो बिल था उसको लोकसभा में पेश किया, और उस समय यह बिल पास हुआ ना सिर्फ लोकसभा से बल्कि राज्यसभा से, और यह 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रूप में सामने आया है, यानी कि पारित हुआ। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। और यह लागू कब हुआ था? मतलब इसके जो प्रभाव, जो जब ये प्रभाव रूप से इसको लागू किया गया था, पारित तो 1992 में हुआ था, लेकिन इसका जो इफेक्टिव जो प्रभाव आया वो 1993 में आया। 1 जून 1993 से ये प्रभाव में आया था। अब क्या था ये, इससे भी समझते हैं। जब देश आज़ाद हुआ ना, तब पूरे देश के लिए एक मॉडल नहीं होने की वजह से जो स्थानीय स्तर पर, यानी कि जो गवर्नमेंट जो मशीनरी थी, गवर्नमेंट मशीनरी थी, उसमें कोई एक मैकेनिज़्म नहीं था, कोई एक मॉडल नहीं था। इसकी वजह से जो स्थानीय स्तर पर सही मायने में जो अथॉरिटी है ना, उसका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। यानी कि शहरी निकायों में को जो मतलब जो शहरी निकायों का जो संवैधानिक दर्जा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है ना 1993 में जो मिला, तब जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत जो स्थानीय स्तर पे लोकल बॉडीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, वो 1993 में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही मिला, जब ये पारित हुआ। उससे पहले ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न नहीं था लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को लेकर। अगर कहें ना डेमोक्रेसी में ना, यानी कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को ना अपने एरिया का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट विकास कर से जुड़े कार्य को करने की अधिकार है। और यह पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब जो अथॉरिटी का जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि ऊपर हायरार्की से नीचे तक जो पावर शिफ्ट हो रहा है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ये इसी से संभव हो पा रहा था, यानी हो पाएगा। ये कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन से, यानी कि पावर को आप शिफ्ट कीजिए, नीचे लेवल तक भी को पावर दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरे हायरार्की में यही पावर है और यहीं से चल रहा है, नहीं, इस हायरार्की को आप पावर को शिफ्ट कीजिए, यानी कि लोकल डिसेंट्रलाइजेशन पर भी लेकर आइए। और लोकल बॉडीज़ इस डायरेक्शंस में काफ़ी इंपॉर्टेंस कड़ी बनी, और यह इसका लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था ना, मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन की कड़ी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव था, वो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही था। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक बड़ा पड़ाव साबित हुआ, और यह इसके जरिए जो अर्बन बॉडीज़ है ना, इसके तहत शासन में जो लोगों की भागीदारी है ना, यानी पीपल का जो पार्टिसिपेशन है ना, वो बढ़ा स्थानीय शासन में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या अमेंडमेंट एक्ट और कैसे इसके प्रावधानों को संविधान में जगह दी गई।
74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस अधिनियम के तहत ना, यानी कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ना, भारत के संविधान में एक नया पार्ट ऐड किया गया, और वो क्या था, 9A, पार्ट 9A इसको ऐड किया गया था, और इसमें नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ का नाम इसमें दिया गया था। और इसका जो प्रोविज़न था, आर्टिकल 243 से 243 तक किया गया था, इसका जो प्रोविज़न था। इस एक्ट के कारण इसमें एक नया जो शेड्यूल ऐड किया गया था, और वो क्या था, 12 शेड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 12 अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था। देखिए, इस एक्ट के जो फीचर्स है ना, जो विशेषता है, उसे समझते हैं कि ये क्या है, किसके 74 कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसके तहत 3 प्रकार के म्यूनसिपैलिटीज़ की व्यवस्था की गई थी। ये 3 प्रकार के हैं। इसमें जो पहला है नगर पंचायत, इसका जो ट्रांजिशन एरिया है, मतलब ये इसको इस तरह से समझते हैं, वो एरिया जो ग्रामीण यानी कि जो विलेज एरिया है ना, जो विलेज एरिया है, उसका ट्रांजिशन शहरी एरिया में हो रहा हो। यानी कि अगर आप दिल्ली शहर में रह रहे हैं, या मुंबई में रह रहे हैं, या और कोई भी सिटीज़ में रह रहे हैं, उसके बगल में जो सटा एरिया है, जो गांव है, उसका जो ट्रांजिशन धीरे धीरे सिटी एरिया में होने लग रहा है, तो वो एक ट्रांजिशन हो रहा है, वो नगर पंचायत के रूप में डेवलप हो रहा है, तो उसी को कहते हैं नगर पंचायत। इसका ट्रांजिशन फेज हो रहा है। अगर इसका सेकंड पॉइंट की बात करें तो म्यूनसिपल काउंसिल जो है, ये जो छोटे शहरी एरिया के लिए होता है, इसका जो प्रोविज़न होता है म्यूनसिपल काउंसिल का, ये छोटे शहरी एरिया में होता है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का जो है, ये बड़े शहरी एरिया के लिए होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ के सभी मेंबर जो होते हैं ना, मतलब जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसके जितने भी मेंबर हैं ना, वो म्यूनसिपैलिटीज़ के एरिया के, मतलब उन लोगों के एरिया के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ के सभी मेंबर सीधे म्यूनसिपैलिटीज़ के एरिया के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी प्रत्येक नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ को उसके निर्वाचन क्षेत्र यानी कि वार्ड में बांटा जाता है। और ये जो वार्ड कमेटी होता है, इसमें 3 लाख यानी 3 लाख जो पॉपुलेशन है ना, उससे अधिक यानी 3 लाख या उससे अधिक पॉपुलेशन वाली जो नगर पालिका है यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ है, उसका उस एरिया के तहत एक या एक से अधिक जो है वो वार्ड होगा, और उस वार्ड को मिलाकर एक वार्ड कमेटी बनेगा। और उस वार्ड कमेटी का जो स्ट्रक्चर एरिया होगा, वो वार्ड कमेटी में जो पोस्ट को भरने के लिए जो संबंध होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा इसके प्रोविज़न होगा। फिर से समझते हैं इसको। जो वार्ड कमेटी है ना, वो कैसे होगा, ये अगर 3 लाख या उससे अधिक जो पॉपुलेशंस हैं, उसमें अगर नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ का जो एरिया है, उसके तहत एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड कमेटी होगा। उस वार्ड कमेटी के स्ट्रक्चर, एरिया और वार्ड कमेटी में जो पोस्ट को भरने का संबंध जो होगा, वो स्टेट लेजिस्लेटिव के प्रोविज़न से हो सकेगा। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव इसके प्रोविज़न करेगा। और इसका जो रिजर्वेशन ऑफ सीट होगा, वो कैसे होगा, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट यानी कि जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इसके तहत जो होगा, SC ST को उनके पॉपुलेशंस के हिसाब से टोटल म्यूनसिपैलिटीज़ की जो एरिया है ना, उसके पॉपुलेशंस के रेशियो में जो म्यूनसिपैलिटीज़ होगी ना, म्यूनसिपैलिटीज़ में उसके रिजर्वेशंस को प्रदान किया जाएगा। मतलब कि SC ST को उनके पॉपुलेशंस का टोटल म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया के पॉपुलेशंस के रेशियो में म्यूनसिपैलिटीज़ में रेशियो प्रदान किया जाएगा, यानी कि सीट रिजर्वेड किया जाएगा। इसके अलावा जो विमेंस को यानी कि महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। और वो कैसे होगा, महिलाओं को टोटल जो सीट्स है ना, उसका 1/3
1/3 जो सीट्स है ना वो रिजर्व किया जाएगा किसके लिए, विमेंस के लिए, ऐसा प्रोविज़न किया गया है। इसका जो ड्यूरेशंस होगा ना, मतलब कार्यकाल जो होगा वो 5 ईयर्स का होगा और मिनिमम जो एज होगा 21 ईयर्स तक होगा। मतलब जो कार्यकाल होगा 5 साल का होगा, जो लड़ने का अधिकार जो एज होगा वो 21 ईयर्स तक का होगा। इसमें जो इलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, मतलब इसके जो इलेक्शन प्रोसेस के जो देख रेखा होता है, जो डायरेक्शंस होते हैं, जो कंट्रोल होता है और जो म्यूनसिपैलिटीज़ के सभी इलेक्शंस जो मैनेजमेंट करता है वो किसके द्वारा होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशंस के द्वारा होता है। इसके पावर और फंक्शन की बात करें ना, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ को आवश्यकता के अनुसार पावर और जुडिक्शंस दे सकता है, जिसके लिए वो एक सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को रूप में कार्य करने के लिए खुद को सक्षम बनाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज़ को टैक्स के लिए भी, कलेक्ट करने के लिए भी और ड्यूटीज़ और फी लगाने का भी अथॉरिटी प्रदान करेगा। कौन, स्टेट लेजिस्लेचर, किसको, म्यूनसिपैलिटीज़ को, नगर पालिका को। और ये किसके तहत होगा, फाइनेंस के तहत होगा। फाइनेंस कमीशंस की बात करें ना, प्रत्येक 5 ईयर में ना, एवरी 5 ईयर्स में नगर पालिकाओं के लिए, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है ना, वो वित्तीय इंस्टीट्यूशंस को रिव्यू करेगा। कौन, फाइनेंस कमीशन, जो प्रत्येक 5 ईयर में गठित होगा, वो रिव्यू करेगा कि इसमें कितने वित्त की ज़रूरत है और क्या प्रोविज़न है। उसके रिकमेंडेशन को वो किसको देगा, गवर्नर को देगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑडिट और अकाउंट्स की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, उसके मेंटेनेंस का प्रोविज़न करेगा और साथ ही उसके ऑडिट का भी काम देखेगा। कौन, स्टेट लेजिस्लेचर। साथ ही यह एक्ट स्टेट के एक्सटेंशन, इस एरिया की जो बात करें, मतलब इस कड़ी में जो आगे जो है, इस एक्ट के तहत जो है SC ST एरिया में जो है ना, यह एक्ट लागू नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो ये एक्ट है ना 74, उसका जो कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। वो क्या है, ये जो एक्ट है ना वो स्टेट के SC कैसे जगह पे SC और ST एरिया पे लागू नहीं होता है। और ये कहाँ पे, यह जो है वेस्ट बंगाल के जो दार्जिलिंग जो हिल है ना, दार्जिलिंग गोरखा जो हिल है ना, हिल काउंसिल है ना, उसके पावर और वर्क को ये प्रभावित नहीं करता है। कौन, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यह इसके पावर और वर्क को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशंस। ये क्या है, हर स्टेट में ना, प्रत्येक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट की पंचायत एवं नगर पालिकाओं द्वारा डेवलपमेंट के प्लान को ना ड्राफ्ट करेगा। इसका काम यही होगा और वो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविज़न पे ही होगा। ये जो डेवलपमेंट जो ड्राफ्ट होगा वो किसके प्रोविज़न पे होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविज़न पे ही होगा। आगे चलते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है ना, वो एरिया, मतलब एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक डेवलपमेंट प्लान को ड्राफ्ट करने उसके प्रिपेयर करने के लिए एक मेट्रोपॉलिटन कमेटी को बनाया जाएगा, उसके डेवलपमेंट प्रोविजंस को देखने के लिए। इसके 12 शेड्यूल्स की बात करें ना, देखिए ये क्या है, इसके तहत मतलब 12 शेड्यूल में इसको समझते हैं। इसमें नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ के कार्य क्षेत्र के साथ साथ 80 फंक्शंस आइटम को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, रेगुलेशंस ऑफ लैंड, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट,
रोड्स एंड ब्रिज, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशंस। आपने देखा होगा ना कि रोड के साइड्स या अलग पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट्स की व्यवस्था होती है, पब्लिक हेल्थ की व्यवस्था होती है, वाटर सप्लाई नल होता है पब्लिक प्लेस पे, वाटर मतलब सैनिटेशंस की अच्छी व्यवस्था होती है, शहरों में फायर सर्विसेज होता है, और इसके साथ ही प्रमोशन ऑफ कल्चर्स एंड एजुकेशंस के क्षेत्र को प्रमोट किया जाता है, स्लम एरियाज को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है, उसमें आधुनिक सुविधाएं दी जाती है। ये सारे के सारे इसके तहत निहित होते हैं, इसके तहत समाहित होते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट जो है उसको क्या है वो समझते हैं। देखिए 8 टाइप के लोकल अर्बन जो बॉडीज़ है वो होते हैं। इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और जो पहला है ना वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में किया जाता है, लाइक दिल्ली हो गया, दिल्ली, मुंबई, यानी कि आपने देखा होगा बीएमसी, बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इस तरह के जो कॉरपोरेशन है वो बड़े बड़े सिटीज़ में होते हैं, टाउन में होते हैं। कौन क्या वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट है म्युनिसिपलिटीज़, यह कस्बों और छोटे छोटे शहरों के एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए स्थापित किया जाता है। मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल जो टाउन्स है उसके एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। जो नोटिफाई एरिया कमेटी है ये क्या है, यह 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है ये। और ये क्या है, 2 प्रकार के एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए किया जाता है। और ये क्या है, इंडस्ट्रियल्स के कारण जो फास्ट डेवलपमेंट जो है ना, टाउन में जो फास्ट डेवलपमेंट हो, और वह टाउन्स जिसके अभी तक म्यूनसिपैलिटीज़ के गठन की आवश्यकता के शर्त पूरा नहीं हो लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वह इम्पोर्टेंट माना जाएगा। यानी कि ऐसी व्यवस्था जो टाउन जिसमें अभी तक म्यूनसिपैलिटीज़ के गठन की आवश्यकता नहीं है और उसके शर्तें पूरा नहीं हो लेकिन स्टेट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना उसके द्वारा वह इम्पोर्टेंस माना जाएगा। ये इसका प्रोविज़न किया गया किसमें, नोटिफाई कमेटी के तहत। और जो टाउन कमेटी जो है ना, टाउन एरिया कमेटी जो है वो प्रशासन के लिए गठित की जाती है, यानी कि छोटे प्रशासन जो स्मॉल जो है ना उसके एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए गठित की जाती है टाउन एरिया कमेटी। आगे चलते हैं। छावनी परिषद क्या है इसको समझते हैं हम। देखिए जो छावनी परिषद है ना वो सिविल पॉपुलेशंस, यानी कि सिविल पॉपुलेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, इनकी इसके लिए स्थापित किया जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ था, यानी कि छावनी बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी। और किसके अंतर्गत आता है, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन भी आया था एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ, 2018 या 17 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस था प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कि जो छावनी परिषद होता है ना वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो बहुत से बच्चे गलत करके आए थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है, और बहुत से लोग सही भी किए थे, ऐसा नहीं कि सभी गलत किए थे, सही भी किए थे। इसका जो सही आंसर है, जो छावनी बोर्ड है ना वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो सेंट्रल मिनिस्टर के तहत काम करता है। आगे चलते हैं। ये टाउनशिप जो है इसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेस द्वारा स्थापित किया जाता है। 7 जो है पोर्ट ट्रस्ट, इसकी स्थापना जो है ना, मतलब जो पोर्ट एरिया लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका जो है वो 2 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जो पहला है वो मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफ पोर्ट, यानी पोर्ट के एरिया को मैनेजमेंट का काम करने का, और दूसरा जो है इसके तहत जो आता है वो नागरिक सुविधाओं प्रदान करना है, यानी कि लोगों की सुविधाओं को प्रदान करना है। आगे है स्पेशल प्रपोजल ऑफ एजेंसी। ये क्या है, यह कार्यक्रम पर आधारित है, ना कि कोई एरिया पर आधारित, मतलब इसके वर्क पर है, इसके कोई एरियाज़ पे नहीं है। इनके तहत जो सिंगल प्रपोजल है ना, यानी कि जो सिंगल प्रपोजल या यूनिफाइड प्रपोजल और स्पेसिफिक प्रपोजल एजेंसी जो है, यानी कि जो फंक्शन है वो लोकल बॉडीज़ के रूप में माना जाता है। किसके तहत जो है वो स्पेशल प्रोविज़न एजेंसी, प्रपोजल एजेंसी के तहत, प्रपोज एजेंसी के तहत।
आगे चलते हैं। म्यूनसिपल रिवेन्यूज़, यानी म्यूनसिपलिटीज़ को रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, भाई उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को कर सके या और किसी काम को कर सके, इनका सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है। तो इसको हम समझते हैं ये 5 टाइप के सोर्स है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिलते हैं। और ये उसमें पहला है टैक्स रिवेन्यू, यानी कि जो है कर राजस्व। और ये क्या है, कर राजस्व में ये कैसे प्राप्त होता है इसको समझते हैं। ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि जो कर राजस्व यानी कि टैक्स रिवेन्यू जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स से होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स से होता है। इंटरटेनमेंट मतलब शहर के एरिया में आपने देखा होगा किसी तरह के मनोरंजन का जो कार्यक्रम है उसके ऊपर जो कर लगाया जाता है वो म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा ही लगाया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स जो हो गया, वाटर टैक्स हो गया, जल निगम बोर्ड जो स्थापित किया जाता है, जल सिंचाई व्यवस्था की जाती है, पब्लिक प्लेस पे वाटर की जो व्यवस्थाएं की जाती है वो म्यूनसिपलिटीज़ के थ्रू ही की जाती है। और वो एक टैक्स के माध्यम से, मतलब उस अगर आपको सर्विस दिया जा रहा है किसी तरह का तो उसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगता है जो म्यूनसिपलिटीज़ कलेक्ट करती है और इसके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा टैक्स ऑन एनिमल्स जो होता है, उसके बाद लाइट टैक्स भी होता है, मार्केट टैक्स देखते हैं ना शहरों में एरियाज़ में एक मार्केट हब की तरफ विकसित हो जाता है, उसके जो मार्केट एरिया में जो लगते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है ताकि इसके सुचारू रूप से सही व्यवस्थाएं की जा सकते, वहाँ पे टाइम पे अपग्रेडेशन का काम किया जा सकते, इसलिए टैक्स लगाया जाता है ताकि व्यवस्थाओं को भी सही रूप से, सही मायने में क्या है ना, अगर टैक्स किसी चीज़ पे लगाया जाता है तो वापस उन्हीं लोगों को दिया जाता है क्योंकि फैसिलिटी भी तो सही तरीके से प्रोवाइड की जाती है। और ये टैक्स जो मार्केट एरिया पे लगाया जाता है लोकल बॉडीज़ में वो म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा ही लगाया जाता है। आगे चलते हैं। सेकेंड वन इज़ नॉन टैक्स रिवेन्यू। ये क्या है, गैर कर राजस्व। इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो म्यूनसिपलिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ के हर तरह के रेंट, म्यूनसिपलिटीज़ प्रॉपर्टीज़ के हर तरह के रेंट, लाइक फ़ी हो गया और फाइन हो गया। और ये क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। इसके अलावा भी चीज़ें हैं जैसे कि रॉयल्टी हो गया और प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। देखिए आपने सिटी एरिया में ना, शहर एरिया में जब जाते होंगे तो रोड के साइड में जब आप जाते हो ना, रोड के साइड में आप बड़े बड़े होर्डिंग देखते होंगे, है ना, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग देखते होंगे। ये जो रोड के साइड में जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, ये जो म्यूनसिपल्स बॉडी है इसके द्वारा भी मतलब पैसे कमाती है। ये एडवर्टाइजमेंट जो होर्डिंग बोर्ड है वो म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसका जो रेंट होता है ये म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा ही दिया जाता है और इसका जो पैसा कलेक्ट होता है वो म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा ही होता है। इसके द्वारा इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिए आपने सिटी एरिया में ना होर्डिंग का आपने तो समझ ही लिया। सिटी एरिया में जो पार्क होता है ना, पब्लिक पार्क, उसका मेंटेनेंस भी म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा दिखाया जाता है। आपने देखा होगा हाउस टैक्स लगता है शहरों में। वो क्यों लगता है, वो आपके एरिया के रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही रखना, पार्क के एरिया को मेंटेनेंस रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और ये कौन लगाता है, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा लगाया जाता है ताकि उसके मेंटेनेंस को व्यवस्थित रूप से, सही रूप से किया जा सके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांट, यानी कि जो अनुदान है ये कैसे प्राप्त होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लोकल बॉडीज़ है ना उसको प्रोवाइड किया जाता है। क्यों, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, इसके लिए इनको ग्रांट दिया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है डिवोल्यूशंस, यानी कि हस्तांतरण। इसके अंतर्गत जो है स्टेट गवर्नमेंट से जो टाउन एरिया में जो है ना, टाउन एरिया में लोकल बॉडीज़ को फंड दिया जाता है। और ये फंड जो ट्रांसफ़र किया जाता है यह स्टेट फाइनेंस कमीशंस के द्वारा ही, मतलब जो फंड का जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशंस के रिकमेंडेशंस के द्वारा, उनके बेसिस पे ही किया जाता है। लोन्स की बात करें, लास्ट पॉइंट है कर्ज जो है। इसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि अर्बन लोकल जो बॉडीज़ है ना, यह अपने व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के अनुमति से ही यह कर सकता है। मतलब जो है इसको समझते हैं, जो लोन है, कर्ज है, इसके तहत यह व्यवस्था यानी कि यह व्यवस्था की गई है कि लोकल बॉडीज़ जो है ना, अर्बन लोकल बॉडीज़, वो अपने व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट गवर्नमेंट यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी कर्ज लेती है। और वो कैसे ले पाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति के द्वारा ही ले पाएगी, अदरवाइज़ नहीं ले पाएगी। मतलब उनको अगर लोन लेना हुआ तो उनको स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना ही लेना होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ना म्यूनसिपैलिटीज़ से जुड़े, इनके म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़े सारे डायमेंशन को डिटेल से डिस्कस किए और इसे समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको वीडियो की पिक और PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ GS और करंट अफेयर्स के भी आपको पिक और PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और आपको ये PDF और इसके करंट अफेयर्स और PDF पिक का भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। थैंक यू।